हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद एकेस में। आज मैं आप सब लोगों को पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मध्यकालीन भारत शुरू होता यहाँ से, जिस समय अरबों के आक्रमण भारत पे होने लगे थे। और अरबों के आक्रमण कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। भाई भारत है, इतनी आसानी से कोई हरा नहीं सकता। हराने के लिए बहुत दम चाहिए, कई बार प्रयास करना पड़ता है। मोहम्मद गैरी को देख लो, कई बार उसने पृथ्वीराज से युद्ध किया, हारा और चूहे के तरीके भाग गया, फिर आया। फिर कुछ गलतियां रही होंगी पृथ्वीराज चौहान के, इसलिए हार गया, वरना हारता नहीं। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था मध्यकालीन भारत में। इससे पहले हालांकि जो भारत है उसमें भी आक्रमण हुए, उसमें यूनानियों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। लेकिन हम इसमें मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है, ये सबसे पहले जानना होगा। तो अरबों के आक्रमण की जानकारी दो पुस्तक से मिलती है। एक पुस्तक थी फुतूल अल बलदान, जो बिलादुरी ने लिखी थी। हाँ, तो अरबों के आक्रमण की जानकारी दो पुस्तक से मिलती है। एक पुस्तक बिलादुरी ने लिखी थी, उसका नाम था फुतूल अल बलदान। दूसरी पुस्तक चशनामा है, जो अबू बकर कुफी ने लिखी थी, उससे हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अरबों के कई सारे आक्रमण हुए थे। खलीफा जो द्वितीय था, खलीफा उमर साहब, ये दूसरा खलीफा था। इसके समय में जो है आपका मुंबई में, थाने में, भड़ोज में, देवल में कई असफल आक्रमण हुए। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये बता रहा था कि अरबों का आक्रमण सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हुआ, और उसकी जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। पहली पुस्तक का नाम था चशनामा, जिसको लिखा अबू बकर कुफी ने। दूसरी पुस्तक थी आपकी फुतूल अल बलदान, जिसको लिखा था बिलादुरी ने, ठीक है। उस समय जो है खलीफा जो था वो द्वितीय खलीफा था, क्योंकि जितने भी मुसलमान शासक उस समय राज्य करते थे वो खलीफा के अंडर में काम करते थे, ये समझ लीजिए। तो उसमें द्वितीय खलीफा था, उसके अंडर में जो है 3 बार आक्रमण हुआ, लेकिन वो सारे आक्रमण असफल हुए। उसमें मुंबई में आक्रमण हुआ था, थाने में आक्रमण हुआ था, भड़ौज में हुआ था, देवल जिसे आज सिंध के नाम से जाना जाता है, वहां पे आक्रमण हुआ था, वहां पे असफल हो गया। लेकिन 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो क्या हुआ कि जो है सिंध के वो देवल सिंध आ पहुंचा। सिंध पहुंचा, सबसे पहले उसने बुद्धुओं बौद्ध जो थे उनका एक स्थान था, बौद्ध भिक्षुओं का स्थान था, जिसको नीरू नगर कहा जाता है। नीरू नगर पे उसने सबसे पहले क्या किया, कब्जा कर लिया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा और उसने नीरू नगर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जाटों की राजधानी थी, जाट जहां पे राज्य करते थे, उनकी राजधानी थी सीसम। तो उसने ये दोनों जगह पर कब्जा किया। फिर जो उस समय सिंध का राजा था वो था दाहिर। दाहिर का जो सेना में ही कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम था जो है मुकाब। तो वो देशद्रोही था, उसने जो है उसकी मदद कर दी, इसकी मोहम्मद बिन कासिम की, और उसके धोखे की वजह से राजा दाहिर को हारना पड़ा। तो इसको भी आप मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुकाह उसका नाम था, देशद्रोही मुकाह की सहायता से। हाँ, तो जो है वो मोहम्मद बिन कासिम देशद्रोही मुकाह की सहायता से रावौर का युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया। तो एक बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता, ध्यान रखिएगा कि जो राजा दाहिर और जो है मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध को रावौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हरा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जजिया कर लागू कर दिया। जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर इसने क्या लागू किया, जजिया कर। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए कामों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उसने नीरू नगर पे कब्जा किया, जो बौद्धों का स्थान था। फिर उसने जाटों की राजधानी सीसम पे जो है अधिकार कर लिया। फिर वो देशद्रोही मुकाह की सहायता से उसने रावौर के युद्ध में जो है राजा दाहिर को हरा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, जजिया कर लागू किया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने भारत में सबसे पहले जजिया कर लागू किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो 715 में, देखो वो 712 में आया था
सिंध में। फिर 715 में जो सुलेमान उस समय का खलीफा था, उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। यही यहां से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद जो है तुर्क आक्रमण शुरू हो गया। मैं एक बार आप सब लोगों को शॉर्ट में एक बार फिर से बताना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अरबों के आक्रमण की जानकारी अबू बकर कुफी द्वारा लिखित पुस्तक चचनामा से मिलती है और फुदूल अल बलदान एक पुस्तक है जो बिलावती ने लिखी थी, उससे मिलती है। खलीफा द्वितीय के समय में मुंबई थाने बड़ौद देवल पर जो है आक्रमण हुए, लेकिन वो सारे के सारे असफल हो गए। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा। सिंध पहुंचते ही सबसे पहले उसने बौद्धों के जो स्थान था नीरू नगर पे कब्जा किया। उसके बाद उसने दूसरा काम करके जाटों की राजधानी जो सीजन थी उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है राजा ताहिर जो उस समय सिंध का राजा था, उसका जो भी कर्मचारी या कुछ भी कहो वो था, वो देशद्रोह निकल गया। उसने जो है मोहम्मद बिन कासिम की सहायता कर दी। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने लाहौर के युद्ध में राजा ताहिर को हरा दिया। और हराने के बाद उसने सबसे पहला काम किया कि उसने जो है यहाँ जजिया कर लागू कर दिया। और फिर 715 में जो सुलेमान था उसने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी। उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कों के आक्रमण के बारे में हम जानते हैं आगे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण के बारे में, लेकिन उससे पहले दो बातें हम और जान लेते हैं कि अरब बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम मर गया था तो उसके बाद दूसरे अरब सरदार ने जो राज किया होगा, तो उन अरब सरदारों ने दो नगर बसाए थे। एक नगर बसाया था उन्होंने सिंधु नदी के पास, उसका नाम आरोर था। दूसरा नगर मुल्तान के पास बसा था, उसका नाम मानसुरा था। ये दो नगर बसाए थे। अब बताते हैं कि तुर्क कौन थे, कहाँ रहते थे, पहले क्या करते थे, बाद में क्या हुए। तो तुर्क जो है ट्रांस आक्सियाना, खुरासान और ईरान के उत्तर पूर्वी सीमाओं पर रहते थे। पहले प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे मीन्स हिंदू करते हैं, कोई अलग से नहीं आए हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इस्लाम के प्रचारक, अनुयायी और रक्षक बन गए। ठीक है, तो तुर्कों का आगमन कैसे हुआ देखते हैं। सबसे पहले जो समानी एक साम्राज्य था, जैसे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी ये सब चली, ऐसे एक समानी साम्राज्य था। उसका जो दास अधिकारी था उसका नाम था अल्पतगीन। तो अल्पतगीन ने क्या किया, ये खुरासान का राज्यपाल था उस समय। खुरासान एक प्रदेश है, ये वहीं का राज्यपाल था। तो ये क्या हुआ, इसने गजनी वंश की जो है स्थापना की। तो ध्यान रखिए, गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अल्पतगीन, जो खुरासान का राज्यपाल था। ठीक, और वो कौन था, समानी साम्राज्य का दास अधिकारी था। उसके बाद हम चलते हैं कि अल्पतगीन का जो दास या दामाद था, दोनों था वो, उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने क्या किया कि सबसे पहले ये जब बना, अल्पतगीन ने जो है गजनी वंश की नींव डाली। गजनी वंश के बाद दूसरा जो है जो भी राजा या जो भी कुछ कहिए वो सुबुक्तगीन बना, उत्तराधिकारी जो था। और इसका कार्यकाल 977 से 999 रहा ईस्वी। इस बीच इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जयपाल के ऊपर आक्रमण किया। जयपाल हिंदू शाही राजवंश का जो राजा था, जयपाल एक हिंदू शाही राजवंश का राजा था जिस पे उसने आक्रमण किया। हाँ, तो मैं आप सब लोग को बता रहा था कि सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन ये 977 में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ और 977 से 999 तक इसका कार्यकाल रहा। तो इसने जो है सबसे पहले क्या किया, जयपाल जो हिंदू शाही वंश का राजा था, जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया। ठीक है, फिर जो है सुबुक्तगीन का पुत्र जिसे मोहम्मद गजनवी के नाम से जाना जाता है, वो 999 में जो है गद्दी पर बैठा और 1030 तक उसने राज किया। तो उसने क्या किया, गद्दी पर बैठते ही उसने सिस्तान के जो खलीफा थे उसको हराया और सुल्तान की उपाधि खुद धारण कर ली। ठीक है, दूसरा काम ये किया इसने कि इस देखो 999 में गद्दी पर बैठा और 1000 में बैठते ही तुरंत इसने 1001 में जयपाल के विरुद्ध इसने भी जो है आक्रमण शुरू कर दिया। और आपको एक बात बता दूं, मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है हेनरी इलियट के जो है उल्लेख के द्वारा। हेनरी इलियट ने इसका उल्लेख किया है कि जो है 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण ये 1001 में जयपाल के विरुद्ध करता है। दूसरा आक्रमण ये 1008 को नागौर में करता है, जो कि मूर्ति नगरकोट में, 1008 में कहा करता है, नगरकोट में। जो कि मूर्तिवाद के विरुद्ध था।
1025 में सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। तो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है और वहां से 20 लाख दिनार लूट कर ले जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते समय कुछ लोग इसे डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अन्यलवाड़ा पर आक्रमण कर देता है। हाँ, तो मैं बता रहा था सबको कि 1025 में जो है गजनबी ने सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया और 20 लाख दिनार वहां से लूट के ले गया। जब 20 लाख दिनार लूट के ले जा रहा था तो अन्यलवाड़ा पर उसने जाते वक्त रास्ते में आक्रमण किया। फिर क्या हुआ कि जब वो जा रहा था रास्ते में तो कुछ जाट लोग थे जिन्होंने इसको रोकने के लिए, इसका विरोध करने के लिए उस पर आक्रमण किया। ठीक है, तो जाटों ने, ये ध्यान रखिए कि जब वो लूट कर ले जा रहा था तब जाटों ने मोहम्मद गजनबी पर आक्रमण किया था, ना कि मोहम्मद गजनबी ने जाटों पर। ध्यान रखिए। फिर 1027 में उसने अपना अंतिम आक्रमण किया, अपने जीवन का अंतिम आक्रमण, जो कि जाटों के विरुद्ध था। दूसरा उसने कौन से महत्वपूर्ण काम किया इसका ध्यान रखिए। उसने जो है एक सेना का गठन किया, यहाँ पर सेना का गठन किया जिसका जो है सरदार एक हिंदू तिलक नाम का एक हिंदू था। दूसरा इसने सिक्के भी चलवाए, तो इसके सिक्के पर जो है अमीर महमूद लिखा होता था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अमीर महमूद लिखा होता था और पृष्ठ भाग पर कलमा का संस्कृत वर्जन लिखा होता था, जिसका क्या लिखा होता था, औमेक्यम अवतारा, बस यही। और इसके साथ जो है 4 जो कहते हैं कवि या लेखक जो आए थे, उसमें एक आपका था अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी, जो महमूद गजनवी के साथ लेकर आए थे। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, अल-बरूनी, उतबी, फारूकी और फिरदौसी। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में इसके जीवन के बारे में सब किया था। इसके बाद आ गया था आपका दोस्तों स्लेव डायनेस्टी, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो हमने मोहम्मद गजनबी और गजनबी वंश के बारे में पूरा कर लिया। उसके बाद आता है गौर वंश। तो गौर वंश का संस्थापक जो था वो था आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले हम पूरा नाम जान लेते हैं। उसका पूरा नाम मुजिद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। ठीक है, 1173 में वो गजनी का शासक बना, लेकिन वो शासक नहीं बना, उसने अपने आप को खुद का, अपने भाई जो गयासुद्दीन का छोटा भाई था, तो गयासुद्दीन के सहायक के रूप में अपने आप को जो है स्वीकारा। ठीक है, वो भारत पे लगातार आक्रमण करता रहा, लगातार। आप लोगों ने सुना होगा, कहानी भी सुनी होगी कि पृथ्वीराज चौहान से उसके कई सारे युद्ध हुए और कई बार वो पृथ्वीराज चौहान से हारा, कई बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। ये गलती थी पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन वो बार बार आक्रमण करता रहा। तो खैर एक बार उसने हरा ही दिया, तो उसने भारत में कई बार आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो देखिए उसने 1175 में गोमल दर्रा से होकर उसने मुल्तान और कच्छ को मिला लिया अपने राज्य में। 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय जो गुजरात के सोलंकी वंश का शासक था, उसको वो लेकिन वहां पर उससे आबू पर्वत पर पराजित हो गया। ऐसा नहीं कि भारत वाले हर बार हारते रहते हैं, बहुत हराते भी हैं। तो मूलराज द्वितीय जो कि गुजरात सोलंकी वंश का जो है शासक था, उसने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी को हराया। 1179 से 89, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 1179 से 1100 जो है 1179 उसने पेशावर पे कब्जा किया। पेशावर जानते हैं आप कि कनिष्क ने जो पुरुषपुर नाम का नगर बसाया था, पेशावर वही है। पेशावर पे उसने कब्जा किया। 1182 में उसने सिंध पर आक्रमण किया और सुमरा वंश को अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन मतलब अब उनके अंडर में काम करने लगे। और 1186 उसने लाहौर जीता, खुसरो मलिक से उसने पूरा लाहौर जीत लिया। 1190 उसने पूरे पंजाब को जो है अपने कब्जे में ले लिया। 1192 आप सबको पता है 1192 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, वो भी रात में, क्योंकि राजपूतों का नियम था कि वो दिन में आक्रमण नहीं, रात में आक्रमण नहीं करते, लेकिन जो है रात में इसने आक्रमण करके हरा दिया। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद को हरा दिया। 1195 से 96 उसने जाटों के विरुद्ध और जाटों और राजपूतों को पराजित किया और उनको अपना अधीन किया। और 1295 में उसका जो लास्ट आक्रमण था वो खोखारों के विरुद्ध था। 15 मार्च को जब वो वापस जा रहा था, 15 मार्च 1206 को जब वापस जा रहा था, तो सिंध नदी के पास ब्रह्मक नामक स्थान पर वो नमाज पढ़ रहा था। तो एक अफरीदी था जो कि करमार्थी कबीले का जो है व्यक्ति था, उसने धोखे से नमाज पढ़ते वक्त जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उसने दिल्ली का सुल्तान बनाया। उसी ने जो है गुलाम वंश की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसी से होंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। बस, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ,
तो मैंने इसमें आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो इसको लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।